Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 30 regarding our environment. Okay, let's start the chapter. So all living and non-living things form our surrounding environment can be defined as the external surrounding and conditions which directly or indirectly affect the living organism. We human beings are altering the environment to fulfill our ever-increasing needs, and some of our activities are damaging the environment. Let us discuss these activities in a detailed manner. So today what they are saying कि जितने भी living and non-living things हैं, ये एक साथ combine होकर हमारे surroundings बनाते हैं. अगर बात करें environment की, तो environment क्या है? वो external surroundings and वो conditions जो directly और indirectly हमारे सभी living organisms को affect करती हैं. हम एज अ ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? अपने एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके, या अपने इंक्रीजिंग डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं उनमें से जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं. सो अब हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में एक डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो अ ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विद ग्लास वॉल्स एंड रूफ फॉर द कल्टिवेशन एंड exhibition of plants under controlled conditions, and here we grow rare and delicate plants in a greenhouse. Plants grow well as they get controlled environment. So student, ग्रीन हाउस होता क्या है? सबसे पहले ग्रीन हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी वॉल्स ग्लास की बनी है, रूफ आपकी ग्लास की बनी होती है, एंड ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर. यूजुअली हम ग्रीन हाउस के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जो काफ़ी रेयर एंड काफ़ी डेलिकेट होते हैं. ओके, ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं बिकॉज उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है फॉर देयर ग्रोथ. ड्यूरिंग विंटर सीजन में क्या होता है? ग्रीन हाउस के अंदर इन प्लांट्स को वार्मथ एंड मॉइस्ट एयर मिलती है. जो इन्फ्रेड रेज हैं सन की, उनका एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एंड जैसे ये रेज ग्रीन हाउस के ग्लास वॉल्स के थ्रू पास होती हैं, वो अंदर से ग्रीन हाउस को क्या कर देती है? वार्म कर देती हैं. एंड हाउ एवर वंस द हीट एंटर्स द ग्रीन हाउस, जैसे ही एक बार हीट ग्रीन हाउस के अंदर एंटर करेगी, ग्लास वॉल्स जो है वो इस हीट को बाहर अलाउ नहीं करती हैं एस्केप होने के लिए. एंड इसी रीज़न की वजह से ग्लास हाउस आपका वार्मर रहता है ना, आपका अंदर की तरफ से एज कम्पेयर टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, एंड इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस. नेक्स्ट वी हैव ग्रीन हाउस गैसेस. So just like a greenhouse does not allow heat to escape, some gases in the atmosphere, namely carbon dioxide, methane and nitrous oxide, have the property to trap heat. So जैसे कि ग्रीन हाउस जो है सन की रेज की हीट को बाहर जो है एटमॉस्फेयर में एस्केप होने नहीं देता, इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जिनके पास सेम यही प्रॉपर्टी है कि ये हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप कर लेती है. एंड ये गैसेस क्या नहीं करती? सन की हीट को बाहर वापस स्पेस में एस्केप होना अलाउ नहीं करती. एंड दैट इज व्हाई द अर्थ रिमेन्स सफिशिएंटली वार्म. एंड इसीलिए जो अर्थ का सरफेस है वो सफिशिएंट अमाउंट से वार्म रहता है. एंड इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है. एंड इनके थ्रू जो ये इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. So the increase in the concentration of the greenhouse gases in the atmosphere results in an increase in the greenhouse effect. So in greenhouse gases का जो concentration increase होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इससे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. Now let us name and discuss the nature of some greenhouse gases. So अब हम कुछ greenhouse gases के बारे में डिस्कस करेंगे. Number 1 we have carbon dioxide. Carbon dioxide is added to the atmosphere by activities like burning of fossil fuels and cutting of forests. So carbon dioxide जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती है कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स को बर्न करना, फॉरेस्ट को कट करना. ओके, तो जितने ज़्यादा लेस नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा लेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो पाएगी. ओके, ओशंस ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ओशंस भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उससे क्या हो जाता है? हमारा एटमॉस्फेयर एसिडिक हो जाता है, एंड उससे उनका जो ओशनिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है, मेरीन लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. Uncontrolled increase in carbon dioxide will lead to more heat being trapped and the temperature of the earth would increase. ठीक है, एंड एक अनकंट्रोल्ड जब इंक्रीज होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उससे ज़्यादा हीट ट्रैप होती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. फर्दर ओके, वी विल डिस्कस इट अबाउट. देन मीथेन गैस, इट इज ऑल्सो रिलीज बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. मीथेन गैस कौन रिलीज करता है? वो एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, बिकॉज जब वो अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं सो उनके थ्रू ये गैस प्रोड्यूस होती है. ओके, एंड उसके साथ साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती है जब हम मेन्योर यूज़ करते हैं. वो मेन्योर जो कि आपका प्लांट ईटिंग एनिमल्स के वेस्ट से बनता है.
ठीक है, एंड ये गैस जो है ये भी हीट को ट्रैप करती है एंड प्लैनेट को वार्म करती है। देन वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है अराउंड 35 to 75% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। देन वी हैव CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो कि आप अपने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग अप आवर। देन नेक्स्ट वी कम टू ग्लोबल वार्मिंग. So we have learned that greenhouse effect helps to keep the earth sufficiently warm. However, an excessive increase in the amount of greenhouse gases leads to an unnatural rise in the temperature of the earth. This is known as global warming. So students, जैसे कि हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ को एक सफिशिएंट अमाउंट पे वार्म रखने में हेल्पफुल है, बट लेकिन अगर यही अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है एक एक्सेसिव लेवल पे इंक्रीज हो जाती हैं, सो इससे स्टूडेंट्स हमारे अर्थ का टेम्परेचर अननेसेसरी राइज होता है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्लाइमेट चेंज होता है. हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है लास्ट 100 ईयर्स में एंड ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बाय द नेक्स्ट सेंचुरी इट विल इंक्रीज टू 3 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड दिस अननेचुरल इंक्रीज इन टेम्परेचर विल एडवर्सली अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लैनेट. एंड ये जो अननेचुरल तरीके से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे काफ़ी एडवर्सली जो है सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लैनेट के ऊपर अफेक्ट होंगे. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ड्रास्टिक चेंज है जो हमारे अर्थ के क्लाइमेट में आया है एंड इट में रिजल्ट इन द फॉलोइंग फिनोमेना. नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. जो पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट हो रही हैं. ओके, वाटर लेवल जो ओशंस का वो इंक्रीज हो रहा है. कोस्टल एरियाज में फ्लड्स बढ़ रहे हैं and impact on animals that live in the polar regions as their habitat will be destroyed. And वो animals जो polar regions में रहते हैं उन animals के ऊपर काफ़ी impact पड़ता है, negative impact पड़ता है because उनका habitat destroy हो जाता है due to this melting. The continuous increase in global warming. Global warming में जो continuous increase हो रहा है, इससे क्या होता है, हमारे अर्थ का जो climate है वो to the worst change हो रहा है. इसीलिए हमें कुछ efforts लेने चाहिए global warming को reduce करने के लिए. So what are the measures to check global warming? See. Number 1, रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल. फॉसल फ्यूल्स के यूज़ को हमें रिड्यूस करना चाहिए. डेवलपिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ये ज़्यादा डेवलप होने चाहिए रादर देन फॉसल फ्यूल्स. ए फॉरेस्टिंग मीन्स व्हाट कि एक फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करना ऐसी लैंड पे जो पहले कभी क्या थी, अनफॉरेस्टेड थी, लेकिन अब हम उसे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्टेड बना रहे हैं फॉर द रीज़न कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देन नेक्स्ट, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस. एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं सच एज LED बल्ब, ठीक है. इनकैंडेसेंट बल्ब की जगह हम LED बल्ब्स का यूज़ कर सकते हैं. कंट्रीज रेजिंग टू मच ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं उन्हें क्या किया जाना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए. एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया है. इस एग्रीमेंट का जो एम है स्टूडेंट, इट इज़ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ओके, चलो. Then next we come to pollution. Pollution is what? It is a contamination of air, water and land with harmful things. Air, water and land जब भी contaminate होता है कुछ harmful things के थ्रू, इसे pollution कहा जाता है. Vehicles, factories के थ्रू या फ्यूल्स को जो बर्न किया जाता है इसके थ्रू जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, ये भी हार्मफुल गैसेस को हमारी एयर में ऐड करता है. स्पिलिंग ऑफ ऑयल और डंपिंग वेस्ट. ऑयल का स्पिल होना, वेस्ट को डंप करना रिवर्स में, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स को वॉश करना नियर अ वाटर बॉडी, ये सभी चीज़ों से क्या होता है, इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू वाटर पोल्यूट होता है. एंड लाइकवाइज लैंड पोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज इन द राइट मैनर. लैंड पोल्यूशन कब होता है, जो वेस्ट आपका प्रोड्यूस हुआ है जब उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, देन लैंड पोल्यूशन टेक्स प्लेस. द हार्मफुल चेंजेस मेड इन द एनवायरमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड पोल्यूशन. सो हमारे एनवायरनमेंट में उसके बाद जो हार्मफुल चेंजेस आते हैं वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसे आप पोल्यूशन कहते हैं. एंड वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इन डिटेल. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एयर पोल्यूशन. सो द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर पार्टिकल्स लाइक स्मोक एंड डस्ट इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. ओके, हार्मफुल गैसेज, बाकी सभी पार्टिकल्स जैसे कि स्मोक, डस्ट, इन सभी का एयर में मिक्स होना, इसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन. सो ज़्यादातर जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो आपके कहाँ से अराइज होते हैं, जब आप फ्यूल्स को बर्न करते हो या फिर व्हीकुलर एग्जॉस्ट के थ्रू, इंडस्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स है. सो पॉल्यूटेड एयर के थ्रू स्टूडेंट्स काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड थ्रोट इन्फेक्शन. इट में कॉज इरिटेशन टू आवर आइज स्किन. इससे हमारी आइज स्किन में भी इरिटेशन हो सकती है. एनवायरमेंटली जो पॉल्यूटेड एयर है उससे एसिड रेन भी होता है. एक एसिड रेन के अंदर एसिड्स होते हैं जो कि सॉइल, प्लांट्स एंड मॉन्यूमेंट्स सभी को डैमेज कर सकते हैं.
नेक्स्ट वी हैव वाटर पोल्यूशन व्हेन वाटर बॉडीज गेट कंटेमिनेटेड, जब अब वाटर बॉडीज कंटेमिनेट होती है वेरियस पॉल्यूटेंट्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ओके, सो वाटर भी आपका ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही पॉल्यूट होता है, लाइक इंडस्ट्रीज, फार्म एफ्लुएंस, सीवेज फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल, इन सभी वेस्ट को जब वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है, लाइक रिवर, लेक एंड ओशन, सो इनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। सी वाटर भी आपका पोल्यूट होता है बाय ऑयल स्पिल्स। ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स है। सो पोल्यूटेड वाटर के अंदर भी जर्म्स होते हैं जो कि वेरियस डिजीजेस कॉज कर सकता है, लाइक डायसेंट्री, जॉन्डिस एंड टाइफाइड। कंटेमिनेटेड वाटर आपके एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ को भी अफेक्ट करता है। Then we have land pollution, dumping of solid waste from factories and household causes land pollution। जब आप solid waste को जो कि फैक्ट्रीज एंड हाउस होल्ड से प्रोड्यूस होता है उसको डंप करते हो, उससे लैंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं लाइक प्लास्टिक जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं एंड अर्थ को कंटेमिनेट करते हैं। एंड फर्दर मोर, जब आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो, एक्सेसिव यूज़ करते हो क्रॉप फील्ड्स में, उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। अब लैंड पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सो लैंड पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, लैंड पोल्यूशन से सॉइल इनफर्टाइल होती है। ये सॉइल एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सॉइल के अंदर रह रहे हैं उन दोनों को ही हार्म करता है। इससे प्लांट्स की ग्रोथ भी एडवर्सली अफेक्ट होती है। देन नेक्स्ट वी हैव नॉइज पोल्यूशन, अनप्रेजेंट लाउड अनडिजायर्ड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। सो एक ऐसी लाउडनेस या एक ऐसी साउंड जो अनडिजायर्ड है, अनप्रेजेंट है, उसे आप नॉइज कहते हैं। लाउड नॉइज मेनली आपकी मशीन, मोटर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट या ट्रेन्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। सो नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बहुत लाउड नॉइज से एक्सपोज हो रहे हो, आप उसे सुन रहे हो एक लंबे टाइम पीरियड से, तो उससे आप डेफनेस यानी कि क्या आपकी एबिलिटी जो है सुनने की वो खत्म हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। सो यहाँ पे पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स गिवन है, मेजर्स गिवन है विच वी शुड फॉलो। नंबर 1, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड इन द एरियाज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इन्हें आप एक ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश करिए, लोकेट करिए जो कि रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर टॉल चिमनीज का यूज किया जाना चाहिए जिसके अंदर फिल्टर्स भी फिट हो, सो दैट स्मोक एंड गैसेज जो है काफी हाई इन द स्काई एस्केप आउट हो। देन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज जो है उसे रिड्यूस किया जाना चाहिए। इंस्टेड उसकी जगह आप रिसाइक्लेबल क्लॉथ बैग या शॉपिंग बैग्स का यूज कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट केमिकल वेस्ट या सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। जो डिफरेंट केमिकल वेस्ट एंड सीवेज प्रोड्यूस होता है उसको आपको प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, हार्मलेस बनाना चाहिए। ओके, बिफोर रिलीजिंग देम, उनको किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले। ठीक है, वी शुड थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस, प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस पे ही गार्बेज थ्रो करना है। कॉम्पोस्ट पिट्स आप बना सकते हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। एंड उसके साथ साथ हमें 3 R's फॉलो करने चाहिए, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, सो दैट हम जो वेस्टेज का एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठे होते हैं वेस्टेज, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक पेपर, प्लास्टिक, रबर एंड मेटल। Then next we come to the topic that is natural resources. So resources imply a new or reserve supply that can be drawn upon when needed. Resources means what कि एक new या एक reserve supply जिसको आप क्या कर सकते हो, use कर सकते हो when you are needed, when you require them. So वो resources जो हमें nature से मिलते हैं students, उन्हें natural resources कहा जाता है। Plants, animals, air, water, minerals, soil, fossil fuels, these are some of the natural resources. अब types of natural resources. Natural resources majorly 2 types के हैं, renewable resources and the other is non-renewable resources. Renewable resources कौन से resources which are abundantly available in nature and do not get exhausted or are produced in nature within a short span of time are called renewable resources. वो resources जो कि हमारे nature में एक abundant amount में present हैं and वो क्या होंगे nature में exhaust नहीं होने वाले, ख़त्म नहीं होंगे एक short span of time के अंदर, उन्हें हम renewable resources कहते हैं। Example sunlight, water, wind, ये सभी examples हैं renewable resources के। Then other which we have is non-renewable resources. So students वो natural resources जिनको आप replace नहीं कर सकते short span of time में, यानी कि short period of time के अंदर, and उनको क्या millions of years का time period लगता है replace करने के लिए, उसे आप non-renewable resources कहेंगे। Example coal, petroleum, minerals, these are the examples of non-renewable resources. Now conservation of natural resources, and natural resources को हमें conserve करना चाहिए because resources जो है they are very important to the mankind. The wise and economic use of resources called conservation of resources. तो इन्हीं resources का जब wise and economic तरीके से use किया जाता है उसे आप conservation of resources कहते हैं। कुछ steps हैं जो आप ले सकते हैं resources को conserve करने के लिए। Number 1,
ए फॉरेस्टिंग और प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। आप ए फॉरेस्टेशन फॉलो कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज आपको प्लांट करने चाहिए सो दैट जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज ना हो। ठीक है, क्लीनर फ्यूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं लाइक कंप्रेस नेचुरल गैस विच इज ओन CNG। इन तरीके के फ्यूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स में। ओके, देन कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी इंस्टॉल इन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में आप कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का वेस्टेज रिड्यूस होना चाहिए एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वी शुड अडॉप्ट। देन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इन सभी को हमें प्रिवेंट करना है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, आप मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करके। एंड एट लास्ट यूज ऑफ बायोगैस एंड बायोफ्यूल। बायोगैस एंड बायोफ्यूल जैसे को आप यूज कर सकते हैं टू preserve the other natural resources in our environment. So that's all for the chapter. It's completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everybody.